Hello guys, hope you all are well, so let's start the story. 41 यूनिवर्सिटी में आज अनाया और उसके दोस्तों का पहला दिन था। वो लोग अपने क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि कुछ सीनियर्स जो इंट्रोडक्शन के नाम पर सबकी रैगिंग कर रहे थे। अनाया के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो बोली, लगता है कॉलेज का पहला दिन काफी एक्साइटेड होगा, है ना? उसकी बात सुन उसके दोस्त हंसने लगते। फिर अचानक से उन्होंने अपने एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए जैसे उनको सीनियर के बुलाने पर काफी डर लग रहा हो और वो काफी शांत और सीधे साधे हो। वो लोग धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने से उन सीनियर्स की ओर बढ़ रहे थे। सीनियर्स के ग्रुप में 3 लड़कियां थी और 4 लड़के। ये पूरी कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर बदनाम ग्रुप था, क्योंकि इनका ग्रुप लीडर यहाँ के एक पॉलिटिशियन का बेटा था। और उसके साथ जो लड़की थी वो कॉलेज की पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, जो दिखने में तो खूबसूरत थी, हाँ काफी खूबसूरत थी, भले ही किरदार कोमोलिका का कटु न कर रही हो। ये मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी सारा दत्ता थी, जिन्हें अपने बाप के पैसों का घमंड था और एक ही औलाद होने की वजह से इनके पापा ने इन्हें पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। अब इस ग्रुप का इंट्रो देते हैं। जिन नाचीज ने अनाया को आवाज दी थी वो है श्रुति, सारा की चमची, और सारा की दूसरी चमची राशि। दोनों ने सारा से इसलिए दोस्ती रखी है ताकि इस दोस्ती से उनके परिवार को कुछ फायदा हो सके, पर सारा इन्हें अपना दोस्त नहीं मानती, बाप के पैसों के घमंड में चूर। अब आते हैं लड़कों पर। पॉलिटिशियन का बेटा लोकेश भट्ट और उसके 3 आवारा दोस्त, जिनके पिताश्री उसके पिता की पार्टी के सदस्य है, आशिफ, अमर, समर। ये 4 दोस्त और 3 लड़कियां। ये सब एक दूसरे के साथ बस अपने अपने फायदे के लिए है और ये सब भी जानते हैं ये बात। अनाया और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो आशिफ बोला, ओए पुरानी फिल्मों के स्टार, स्लो मोशन में नहीं आना था, जल्दी आओ, ठीक है? अनाया और उसके दोस्त जल्दी से उस ओर चले गए। लोकेश उन 6 लोगों को देखता है और बोला, ओए जल्दी से अपना इंट्रो दो जूनियर्स। सिया अपने बाला शर्माने का नाटक करते हुए बोली, जी हमारा नाम सिया है। और मैं आरुषि। आरुषि ने उन्हें एक फ्लिंग किस देते हुए कहा। मैं मयंक। मयंक ने नॉर्मली कहा। मैं अनय। अनय ने सारा की तरफ एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा, जिस पर सारा बुरी तरह से ब्लश करने लगी तो लोकेश अनय को घूर कर देखता है। उसके बाद ऋषित बोला, मैं ऋषित, उसने आंख मारते हुए कहा। उसके बाद सबकी नजर अनाया की तरफ मुड़ी तो अनाया डरने का नाटक करते हुए बोली, जी मेरा नाम अनाया है। लोकेश उसे देख बोला, तो तुम इतना डर क्यों रही हो, हम खा थोड़ी ना जाएंगे। लोकेश के ऐसा बोलने पर सब हंसने लगे। तभी सारा आगे आई और अनाया को घूरते हुए देख बोली, आह खूबसूरत तो तुम बहुत हो, पर मुझे तुम डरी हुई लग रही हो, क्या हमसे डर रही हो? अनाया अपना सिर नीचे कर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, डरना तो पड़ेगा ना, आप लोग सीनियर है हमारे। सारा उसके गाल थपथपाते हुए बोली, गुड, मुझे तुम समझदार लगती है, आई लाइक योर बिहेवियर। वही खुद को हाथ लगाए जाने पर उसकी आंखें सर्द हो जाती है। उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती है, पर उसकी आंखें नीचे थी इसलिए किसी ने उसकी सर्द आंखें नहीं दिखी, पर उसके दोस्तों को पता चल गया था। मयंक जो इसके साइड खड़ा था वो हल्के से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये समर ने नोटिस कर लिया। वो अनाया के पास जाके उसकी गाल खींचते हुए बोला, ओ छोटू, बच्चे को डर लग रहा है। अनाया को गुस्सा आ रहा था, ये उसके दोस्तों को महसूस हो रहा था, इसलिए मयंक समर को 2 कदम पीछे कर बोला, क्या आप थोड़ा दूर से बात करेंगे? सॉरी, वो अनु को पसंद नहीं किसी का उसको छूना। समर बोला, क्या ऐसा है? पर मैं तो बस छोटू से बेबी के साथ खेल रहा था, ये कितनी क्यूट है। समर की बात सुन अनाया के दोस्तों ने मन ही मन अपना सिर फोड़ लिया। वो अपने मन में बोले, यार क्यों इस शांत बेबी को उकसा रहे हो? ये शांत बेबी किसी भी वक्त बेबी मॉन्स्टर में बदल जाएगा, बेवकूफ लोग, फिर ये सबको परेशान करेगा। वही अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, पर तुरंत ही वो उसे छिपा लेती है, इसलिए किसी की भी नजर नहीं गई उस पर। अनाया बोली, जी मैं ये पूछना चाहती थी कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारे लायक कुछ सेवा? लोकेश बोला, हाँ अब इंट्रो तो हो गया, पर अब हमें एंटरटेन करना पड़ेगा ना, तभी कॉलेज में एंट्री होगी ना तुम लोगों की। सिया बोली, यू मीन टू से रैगिंग? समर बोला, नहीं, हमने कहा ना एंटरटेनमेंट है, ये एक तरह का रैगिंग नहीं, रैगिंग तो यहाँ पर बैन है। ऋषित बोला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोकेश कुछ सोच ऋषित से बोला, तुम डांस करके दिखाओ। ऋषित बोला, पर मुझे डांस नहीं आता। वो क्या है ना, जब भी मैं डांस करता हूँ तो मैं तो एंजॉय करता हूँ, पर आसपास वालों के लिए ये सजा हो जाती है। आरुषि बोली, हाँ सर ये सच बोल रहा है, इससे डांस ना करवाओ वरना ये यहाँ किसी को खड़ा नहीं रहने देगा। पर वो ग्रुप उनकी बात नहीं मानता और ऋषित को डांस करने के लिए कहता है, तो ऋषित बोला, ठीक, फिर बाद में कुछ भी हो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उसकी बात सुन सारा बोली, ठीक है तुम शुरू करो ना। ऋषित ने अपने दोस्तों को आंख मारी और डांस करना शुरू दिया।
पर उसने पैर चलाए 90 डिग्री। पैर को उसने उठाया जिससे उसका पैर काफी जोर से आशिफ के पेट में लगा, जिससे वो लड़खड़ा गया। फिर तो ऋषित डांस कम और चारों लड़कों को पीट ज्यादा रहा था। फिर 3 लड़कियों की बारी। उसने उन तीनों को अपने सतह घुमा घुमा कर डांस करवाया कि अब चक्कर की वजह से वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बाकी सब उनकी इस हालत पर हंस रहे थे। करीब 5 मिनट उनका ये डांस चला, पर बाद में लोकेश ने उसे पीछे से बड़ी मुश्किल से पकड़ बोला, बस इतना ठीक है। ऋषित अपने आप को छुड़ा कर बोला, तो आप एंटरटेन हुए या और करूं मैं ये बोल वो अपना हाथ हवा में लहराने वाला था ही कि लोकेश डर से उसका हाथ पकड़ बोला, नहीं बस तुमने बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया, अब दूसरों की बारी भी आने दो। ऋषित हाँ में सिर हिलाकर पीछे हो गया। समर आरुषि के पास आके बोला, तुम गाना गाओ। आरुषि बोली, पर मुझे गाना नहीं आता, आप कहो तो मैं डांस कर दूं। डांस का नाम सुन सारा एकदम से बोली, नहीं तुम गाना ही गाओ। आरुषि बोली, ठीक है। ये बोल उसने सुर छेड़ने शुरू कर दिए। आ पर जैसे ही उसने शुरू किया सबने आप में कान ढक दिए, क्योंकि उसकी आवाज इतनी तीक्ष्ण और बेसुरी थी कि सबके कानों में बुरी तरीके से दर्द कर दिया। सारा ने उसे चुप करा दिया। तभी लोकेश की नजर समाने से आ रहे कुछ लोगों पर जाती तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो अनाया के पास गया और बोला, अब अगला टास्क तुम करोगी मिस डरपोक। टू बी कंटिन्यू। 42। लोकेश अनाया को देख बोला, अब तुम्हारी बारी टास्क को पूरा करने की। अनाया ने उसकी ओर देखा तो वो उसे ही शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। अनाया ने उसे देखा, अब अनाया को गुस्सा आ रहा था। लोकेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, मैं तुम्हें बाकी सबकी तरह किस करने के लिए या फिर थप्पड़ मारने के लिए नहीं कहूंगा, और मुझे करो ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। अनाया बोली, ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। लोकेश बोला, प्रपोज। इस बात पर अनाया ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि अभी यही आदमी बोला था कि वो खुद के साथ कुछ भी करने को नहीं कहेगा, और अब खुद प्रपोज करने को कहेगा और फिर सबके सामने रिजेक्ट कर बेइज्जती करेगा या ब्लैकमेल करेगा खुद की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो मन में बोली, बेटा ये खेल ना तुम गलत लड़की के साथ खेल रहे हो, अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो छोड़ने नहीं वाले, जंग छिड़ जानी है, बाय गॉड की कसम। लोकेश उसे देख शायद समझ गया था कि वो क्या सोच रही होगी। वो बोला, अरे मुझे नहीं करना है, वो देखो वो चारों जो अभी साथ में आ रहे हैं उनमें से एक लड़के को करना है, ठीक है। अनाया उससे मना करने ही वाली थी ये सुनकर, पर उसे क्या हुआ कि पीछे मुड़ देखा, उसे 4 के ग्रुप में 2-3 ग्रुप दिखे। वो यहाँ वहां नजरें घुमा रही थी कि लोकेश ने समाने गेट की तरफ उंगली कर दिखाया। अनाया ने उस देखा तो वो लोग कोई और नहीं, आर्यन, रुद्र, रुचि और राधिका थे जो अपनी मस्ती में बातें करते हुए आ रहे थे। अनाया की नजर उस तरफ गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी उसके कानों में लोकेश की आवाज पड़ी जो बोल रहा था, वो चारों यहाँ के ट्रस्टी के पोते और पोती है, वो 2 लड़के दिख रहे हैं, उनमें से एक को तुम्हें प्रपोज करना है। वो उन चारों को आगे बढ़ते देख रही थी। तभी उसके सामने पुरानी लाइफ के कुछ सीन नजर आने लगे। जब इसी तरह वो आई थी तब उसके दोस्त नहीं थे उसके साथ, और तभी ये चारों इसी तरह आ रहे थे। यही टास्क था और उसने आर्यन प्रपोज कर उसके चिक पर किस भी कर लिया था, जिस पर गुस्सा होकर रुद्र ने उस पर थप्पड़ मार दिया था सबके सामने। ये पहली बार था जब अनाया ने आर्यन के साथ साथ रुद्र को भी पहली बार देखा था, और पहली ही मीटिंग में उसे आर्यन से अट्रैक्शन और रुद्र से हद से ज्यादा नफरत हो गई थी। पर शायद इस बार कुछ और लिखा था उसकी किस्मत में। अनाया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सारा उसके कंधे पर टेप कर बोली, ओह हेलो मिस डरपोक, नींद से जागो, मुझे पता है वो लोग हैंडसम है पर यही खड़े खड़े खो जाओ। लोकेश बोला, तो तुम तैयार हो। अनाया ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है। लोकेश ने उसके सामने गुलाब से बना गुलदस्ता उसके सामने कर दिया और बोला, जाओ तो दे दो ये 99 गुलाबों का गुलदस्ता, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। अनाया ने उसकी ओर देखा में सिर हिलाया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। अनाया ने वो गुलदस्ता ले लिया और अपने पीछे हाथ कर उसे छिपा लिया। वो आगे बढ़ने लगी। उन चारों की ओर पर वो कुछ तो सोच रही थी। वो चारों अपनी मस्ती में थे, उन्होंने कॉलेज का माहौल नोटिस नहीं किया, सब उनकी ओर देख रहे थे पर उनको खबर नहीं थी। तभी अचानक अनाया उनके सामने जाके खड़ी हो गई। उन चारों का ध्यान उस पर गया, उसके बाद उनका ध्यान आजू बाजू गया, सब उन्हें ही देख रहे थे। उनको कुछ अजीब लगा। रुचि राधिका को कान में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ शरारत करने वाली है कुछ। राधिका बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पर क्या। तभी उसकी नजर अनाया के पीछे गुलदस्ते पर गई। राधिका रुचि से बोली, देख इसके हाथ में गुलदस्ता है। रुचि बोली, कहीं आर्यन जीजू को तो प्रपोज नहीं करने वाली। राधिका उसे आंखें दिखाकर बोली, पागल है क्या भाई बोलती है वो, आर्यन कुछ तो सोच समझकर बोल। रुचि बोली, सॉरी तो क्या रुद्र। तभी दोनों की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उनका ध्यान अब अनाया के एक्शन पर था।
दरअसल जब दोनों खुसूर फुसूर कर रहे थे तब रुद्र बोला, ओए जंगली बिल्ली, यहाँ यूं पिलर की तरह क्यों खड़ी हो? हटो भी साइड में। अनाया ने चिढ़ कर देखा पर खुद को शांत किया। वो मन में बोली, ये लड़का इतना इरिटेटिंग क्यों है यार। पर फिर वो डेविल स्माइल देकर बोली, हाय आप कितने हैंडसम है। उसकी स्माइल एक इनोसेंट सी और कुछ शर्मिली सी थी। रुद्र तो उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कल तक ये उस पर झापटने वाली जंगली बिल्ली आज उससे इतनी मिठी आवाज में प्यार से बात कर रही थी। आर्यन भी कंफ्यूज था। वो कुछ बोलने को हुआ कि राधिका ने उसका हाथ पकड़कर साइड कर दिया। अब सेंटर में सिर्फ अनाया और रुद्र थे और 2-3 कदम की दूरी और रुचि। राधिका और आर्यन आ गए। रुचि ने अपन फोन निकाल लिया था और उसने अनाया की बात रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। अनाया आगे बोली, सुनिए आप बहुत ही हैंडसम है। रुद्र होश में आया और अपनी तरफ उंगली कर बोला, तुम मुझे कह रही हो? वही बाकी तीनों रुद्र का रिएक्शन देख हंस रहे थे। अनाया बोली, जी आपको हिस्सा। रुद्र जोर से बोला, क्या सर इतनी इज्जत? अनाया एक शर्मिली सी मुस्कान देकर अपने बालों की लट को कान के पीछे कर बोली, सर मैं आपसे कुछ लहाना चाहती हूँ। रुद्र अपने दिल पर हाथ रख बोला, तुम जंगली बिल्ली ही हो ना, कहीं रास्ते बदल तो नहीं गई ना? वही दूर खड़े लोकेश और सारा का ग्रुप उन लोगों को देख रहा था। उन्हें उनकी आवाज तो नहीं आ रही थी पर इनके एक्सप्रेशन देख सकते थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनाया के दोस्त तो रुद्र के एक्सप्रेशन और रुद्र की एक्टिंग देख हंसे जा रहे थे। वही अनाया बोली, जी सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्र बोला, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनाया बोली, सर मुझे आप पसंद है। रुद्र की दिल की धड़कन बढ़ गई। वही अनाया आगे बोली, सर आप बहुत अच्छे हैं, मेरी दिल की धड़क आपको देखते ही बढ़ गई थी। देखो ये अभी भी फास्ट है। ये बोल अनाया ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर लगा दिया। इस बार सच में अनाया की दिल की धड़कन फास्ट हो गई और रुद्र की भी। वही अनाया ने रुद्र की आंखों में झांका। दोनों वही खो गए। पर अचानक रुद्र ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो आसपास देखने लगा, सब उन्हें ही देखने लगे। वो बोला, अनाया क्या है ये सब, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं। पर अनाया ने अपने पीछे से गुलाबों का गुलदस्ता रुद्र के आगे कर बोली, देखो ये मैं आपके लिए लाई हूँ, पता है ये 99 गुलाबों से बना है। रुद्र बोला, तुम्हें बुखार है क्या? अनाया फिर भी आगे बोली, तुम्हें पता है 99 गुलाब किसी को क्यों देते हैं? रुद्र अब अनाया की बातों में खोने लगा था। उसने नामे सिर हिलाया। यो अनाया एक प्यारी पर इस बार सच्ची थी। वो बोली, 99 गुलाब के गुलदस्ते को जब हम अपने लव वन को देते हैं तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आई विल लव यू टिल द एंड ऑफ टाइम। लाइन गूगल से। रुद्र उसकी आंखों में खो गया। अनाया को भी पता नहीं क्या हुआ। वो आगे बढ़ी और रुद्र के गाल पर एक किस कर लिया, जिससे कॉलेज में सबकी आंखें बड़ी हो गई। वही रुद्र अनाया का एहसास पाके अपनी आंखें बंद कर देता है। अनाया अपने होंठ रुद्र के गाल से हटाती है। वो उसे देखती है। उसकी अनेकेजें बंद थी। अनाया को वो अभी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। उसने रुद्र के हाथ में वो गुलदस्ता पकड़ा दिया। तब रुद्र होश में आया। रुद्र बा, कोई रैगिंग ले रहा है यहाँ। अनाया ने एक पल उसे देखा, फिर अचानक हाँ में सिर हिला दिया और उसने लोकेश और उसके ग्रुप की तरफ उंगली कर दी। रुद्र की आंखें लाल हो जाती है। वही आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है। रुद्र उन लोगों की तरफ अनाया का हाथ पकड़ बढ़ जाता है। अनाया उसके पीछे पता नहीं क्यों खींची चली जाती है। रुद्र ने जब सुना कि कॉलेज में अनाया की रैगिंग हो रही है तो उसकी आंखें गुस्सा से लाल हो गई। वो अनाया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। अनाया बस उसके पीछे खींची चली जा रही थी। उसने ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ना ही रुद्र को रोकने की। वही आर्यन, राधिका और रुचि भी उनके पीछे जाने लगे। रुचि का वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चालू था। रुद्र लोकेश के पास पहुंचकर हे अनाया का हाथ छोड़ता है। वो गुलदस्ता अनाया के हाथ में वापस पकड़ाया और फिर एक कदम बढ़ाकर लोकेश की कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आ रहा कि इस कॉलेज कैंपस में रैगिंग अलाउड नहीं है? लोकेश ने अपनी पकड़ रुद्र के हाथों पर बना ली जो अभी उसके कॉलर पर थी। वो रुद्र को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, देख रुद्र, ये तेरा मैटर नहीं है तो इससे दूर रहो, ठीक है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की? छोड़ मुझे। रुद्र बोला, ये मेरा ही मैटर है। ये कॉलेज किसका है पता है ना, और तूने किससे पंगे लिए है ये तुझे पता नहीं है। लोकेश बोला, देख रुद्र, दूर रह मेरे मामलों से वरना। रुद्र बल्ला, वरना क्या? हाँ वरना क्या करेगा तू? लोकेश ने रुद्र को गुस्से में झटक दिया और गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है, पर रुद्र उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और उसे जोर की झापड़ मार देता है। उसके एक थप्पड़ से ही लोकेश का होंठ कट गया और खून निकलने लगा। लोकेश ने अपने उल्टे हाथ से अपना मुंह पोंछा और रुद्र को एक घुसा उसके पेट में मार दिया। रुद्र अपना पेट पकड़कर झुक गया। आर्यन ये देखकर आगे बढ़ा तो रुद्र ने उसे हाथ दिखाकर रोक लिया। ये देख आर्यन वहीं रुक गया।
रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपने पेट से हाथ हटा सीधा खड़ा हो गया। उसने लोकेश के पेट में एक लात जड़ दी और उसके पर लात गुस्से बरसाने लगा। सभी समर और आशिफ भी उससे लड़ने आते हैं, रुद्र उनसे भी निपटने लगता है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। किसी ने दिन को खबर पहुंचवा दी कि कैंपस में लड़ाई हो रही है। वो अपने कुछ स्टाफ के साथ वहां भागे भागे चले आए। ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो किसका साथ ले, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिशियन का बेटा तो दूसरा देश की सबसे बड़ी फैमिली का बेटा। कुछ लोगों ने मिलकर उन चारों छुड़ा दिया। आर्यन ने रुद्र को पकड़ा तो अब रुद्र शांत हो गया। इधर आशिफ, लोकेश और समर काबू में नहीं आ रहे थे, पर जैसे तैसे कर उन तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया। रुद्र को भी आने को कहा तो रुचि राधिका भी आर्यन रुद्र के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई। वही अनाया और उसके दोस्त और सारा और उसकी दो चमचिया वही बाहर कुछ दूरी पर खड़ी थी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस के नजदीक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि ये बात बाहर जाए। अनाया अंदर जा सकती थी अपने दोस्तों के साथ, पर शायद अभी वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन है। वही आधे घंटे बाद कुछ सफेद गाड़ियां कैंपस में आके रुकी। उनमें से एक बादल, एक तीन मिडल एजे आदमी निकल ये थे अभी सत्ता में रही पार्टी में अध्यक्ष लोकेश के पापा और दो उनकी पार्टी के आदमी आशिफ और समर के पापा। वो तीनों गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। वो लोग सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं बिना किसी पर ध्यान दिए। अभी कुछ ही पाल बीते थे कि कुछ लग्जूरियस गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियां आके रुकती है। आगे की कार से एक साथ दरवाजा खुलता है और दो लोग बाहर निकलते हैं। दो दमदार पर्सनालिटी के आदमी निकलते हैं। ये थे विक्रम जी और अरिताज जी। प्रिंसिपल ने अरिताज जी को फोन किया था, तब विक्रम जी वही थे, इसलिए वो भी साथ आ गए। ऋषित ने अनाया के कान में कहा, सुन, ये तेरे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? अनाया बोली, ऑफ कोर्स उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है तो उनका आना बनता है। रुद्र इनको बहुत मानता है, अपने पापा से भी ज्यादा। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। अरिताज जी और विक्रम जी के आने की खबर सुन प्रिंसिपल खुद उन्हें लेने बाहर आए हुए उन्हें लेके चले गए। वो लोग जा ही रहे थे कि विक्रम जी की नजर अनाया पर गई, जो उन्हें ही देख रही थी। जब उसने देखा विक्रम जी उसकी तरफ देख रहे थे तो वो अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाने लगी जैसे उसने कुछ नहीं देखा। ये देख विक्रम जज की भौहें सिकुड़ गई, पर वो अपनी अनाया के पास नहीं गए। वही प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रुद्र और लोकेश एक दूसरे को नजरों से ही जला देंगे ऐसे देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और प्रिंसिपल के साथ विक्रम जी और अरिताज जी अंदर आए। रुद्र ने देखा कि उसके पापा और छोटे पापा आए हैं तो वो अब लोकेश को घूरना छोड़ देता है। उतनी बड़ी हस्तियों को देख लोकेश के पापा और उनके साथ आए आशिफ और समर के पापा भी खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने उन पांचों को बैठने को कहा और पूरी सिचुएशन समझाई कि क्या हुआ था। अभी तक प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि लोकेश और उसका ग्रुप रैगिंग कर रहा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ रुद्र और लोकेश की लड़ाई के बारे में बताए। जिसे सुन विक्रम जी रुद्र की तरफ देख बोले, क्या हुआ था? उनके बोलने पर रुद्र से पहले रुचि बोली, पापा ये लोग रैगिंग ले रहे थे नए स्टूडेंट की। ये सुन अरिताज जी और विक्रम जी गुस्से में आ जाते हैं। अरिताज जी गुस्से में लोकेश के पापा की तरफ मुड़ बोले, क्या आपके बच्चों को पता नहीं कि रैगिंग इल्लीगल है और इस कॉलेज में तो ये ना के बराबर है, फिर भी ये ऐसी हरकत करते हैं? अध्यक्ष जी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। वो होना इंप्रेशन इन दोनों के सामने डाउन करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक कर तीनों को जोर से थप्पड़ लगा दिए और फिर हाथ जोड़ रुद्र और बा को सबके सामने जाके बोले, बच्चा नादान, मैं सिखा दूंगा और खास सख्ती से बता दूंगा अगली बार से ऐसा कुछ ना करे। विक्रम जी बोले, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कॉलेज कैंपस में ऐसी हरकतें ना हो। प्रिंसिपल डरते हुए बोली, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो अध्यक्ष जी की तरफ मुड़ बोले, सर ये आपके बच्चों की तीसरी कंप्लेंट है, अब मुझे एक्शन लेना ही होगा। अध्यक्ष जी बोले, इनके फ्यूचर का सवाल है थोड़ा। विक्रम जी बोला, हम इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, ये बात बाहर नहीं जाएगी, पर अगर आपके बच्चों ने फिर कभी ऐसी हरकत की तो। उसके बाद उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इसका मतलब अध्यक्ष जी जानते थे। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ फिर से माफी मांगी और बाकी अपने लोग और बच्चों को लेकर निकल गए। बाहर निकलकर लोकेश की नजर अनाया पर पड़ी, जो उसे दलहती थी। लोकेश उसे घूरते हुए निकल गया। अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। टू बी कंटिन्यू। अब तक हमने देखा कि अनाया और उसके दोस्तों का आज पहला दिन था कॉलेज में, जिसके लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। अनाया अपनी बाइक लेकर जाने वाली थी। उसकी बाइक देखकर रुद्र भी बाइक की जिद करता है तो अरहान आर्यन से पूछने को कहता है। आर्यन कहता है कि एक शर्त पर वो बाइक लाके देगा, जो वो बाइक उसके साथ कॉलेज ना ले जाए तो उसकी बात रुद्र मान लेता है।
वही अनाया और उसके दोस्त कॉलेज पहुंचते हैं। पहुंचते ही उनकी मुलाकात कॉलेज में रैगिंग ले रहे ग्रुप से होती है। वो लोग उनको अपने पास बुलाते हैं। अनाया को अपना दिन यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए उसने इसमें इंटरेस्ट ले रही थी। वही ऋषित ने डांस करते हुए उन लोग पे दिया, बाकी सबा ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद लोकेश ने अनाया को आर्यन और रुद्र में से किसी को प्रपोज करने के लिए कहा। यो अनाया पट से मान गई। उसने सबके सामने रुद्र को प्रपोज किया। अब आगे उनके जाते ही मयंक को किसी का फोन आता है। वो अनाया को कुछ इशारा करता है। उसके ऐसा करने से अनाया और उसके दोस्त वहां से मयंक के पीछे निकल लेते हैं। इधर सारा और उसकी चमचिया भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतनी बेइज्जती जो हो गई थी, इसलिए वो लोग वहां से निकल गए। कॉलेज कैंपस को खाली कर दिया गया था। अरिताज जी और विक्रम जी जिस गाड़ियों में आए थे उन्हें उन लोगों ने वापस भेज दिया और बाकी बॉडीगार्ड की गाड़ियां बाहर खड़ी थी। वो लोग अपने बच्चों के साथ जाने वाले थे। अब आर्यन इतनी बड़ी गाड़ी लेके तो आया ही था कि 5-6 लोग आराम से उसमें बैठ सके। करीब आधे घंटे बाद वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकले। अभी तक चारों में से किसी ने विक्रम जी या अरिताज जी को ये नहीं बताया था कि रैगिंग अनाया और उसके दोस्तों की हो रही थी। वो 6 लोग पार्किंग में जाते हैं, तभी विक्रम जी बोले, वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं रैगिंग किसकी हो रही थी। रुद्र ने उन्हें देखा और पही बाकी तीनों की तरफ। वो कुछ बोलता इससे पहले अरिताज जी बोले, अरे हाँ भाई, हमें भी पता चलना चाहिए जिसके लिए हमारे बेटे ने किसी को इतनी बुरी तरीके से मारा वो शख्स है कौन, जो हमारे बेटे के दिल के इतने करीब है। उनकी बात सुन विक्रम जी मुस्कुरा दिए तो बाकी तीनों हंस दिए। उनकी बात सुन रुद्र बोला, ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो उनकी रैगिंग कर रहे थे तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तभी रुचि एकदम से बोली, चल झूठे। उसकी बात पर रुद्र उसे आंखें बड़ी कर घूरने लगा तो रुचि बोली, ये आंखें ना किसी और को दिखाना, ठीक है, डरती नहीं हूं मैं तुझसे। वैसे बताना छोटे पापा और पापा की किसके लिए पिटा तूने उन लोगों को। रुद्र आगे बढ़ रुचि को पकड़ बोला, अरे मेरी माँ चुप हो जा, ठीक है। रुचि बोली, क्यों 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 भला मैं क्यों चुप हो जाऊं। पापा, छोटे पापा, मैं बताती हूँ आपको इसने ऐसा क्यों कहा। अरे बताती नहीं, दिखाती हूँ ना। ये बोल वो फोन निकालने के लिए हाथ अपने बैग में डालती है तो रुद्र उसे खींच पकड़ बोला, मेरी माँ चुप होने का क्या लेगी। रुचि बोली, इस बात को बाहर निकालना मुझे, बस वो क्या है ना, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, जब तक ये बात मैं सबको बताऊंगी नहीं ना तब तक चैन नहीं आएगा। अरिताज जी दोनों को रोकते हुए बोले, अरे क्या हुआ है, तुम दोनों को लड़ क्यों रहे हो और रुद्र क्यों बताने नहीं दे रुचि को। रुद्र बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। रुचि उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो मैं ड्रामा कर रही हूँ बेटा, मुझे सब पता है, ठीक है। छोटे पापा आपको पता है रुद्र को आज। अभी रुचि आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से अनाया की आवाज आई, ओए काले बिलोटे, मुझसे बिना मिले जा रहे थे। उसकी आवाज सुन जहां रुद्र ने अपनी आंखें चिढ़ के मींच ली, वही बाकी सब उसकी ओर मुड़ गए। वही रुचि के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वही अनाया उन्हीं की ओर चली आ रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो गुलदस्ता था और अभी वो अकेली थी। वो ठीक रुद्र के पीछे आके खड़ी हो गई और उसके कंधे पर टेप करते हुए बोली, ओए काले बिलोटे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम हो कि पीठ किए हुए खड़े हो। हाँ रुद्र। रुद्र ने पहले अपनी मुंडी घुमाई और उसे देखा, फिर मुंडी आगे कर रोने जैसी शकल बना ली, जिसे देख बाकी सबको हंसी आती है पर रोक लेते हैं। रुद्र अब पूरा अनाया की तरफ घूम जाता है। वो बोला, क्या है अब। अनाया बोली, इतना रुडली क्यों पेश आ रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा ली हो। वही उसकी बात सुन रुद्र बोला, क्या तुम सीधे सीधे नहीं बता सकती क्या हुआ है, एयर क्या चाहिए तुम्हें। अरिताज जी बोले, रुद्र बदतमीजी से बात मत करो। रुद्र उनकी बात सुन पहले चिढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है, फिर एक ठंडी सांस छोड़ खुद को शांत करता है, फिर एक नकली स्माइल के साथ अनाया से बोला, बोलिए क्या चाहिए अब आपको। अनाया जो गुलदस्ता उसके हाथ में था वो रुद्र को देकर बोली, ये लीजिए आपका गुलदस्ता। रुद्र उसे देख चिढ़ते हुए बोला, तुम फेंक क्यों नहीं दिया तुमने इसे। अनाया बोली, कैसे फेंक देती, अब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को गुलदस्ता देकर प्रपोज किया है, ऐसे कैसे इसे फेंकती। अरिताज जी और विक्रम जी हैरानी से एक साथ बोले, क्या प्रपोज। तुमने किसको किया, कैसे किया और क्यों किया। दोनों एक जैसे सवाल एक साथ पूछ डाले। दोनों एक दूसरे को देखा, फिर विक्रम जी बोले, अनाया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसको प्रपोज किया तुमने, लड़का कौन है। अनाया ने अपनी आंखें घुमा ली। उसका उनको जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। राधिका ने ये देख बातों को मुड़ते हुए बोली, पापा वही जिसे अभी वो गुलदस्ता पकड़ा रही है उसे किया था। ये सुन अरिताज जी और विक्रम जी हैरानी से आंखें बड़ी कर रुद्र को देखने लगे, जिसके गाल हल्के लाल पड़ गए थे और उसने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। वही जिसने ये कांड किया वो तो बेशर्मी से अपनी बत्ती सी सबको दिखा रही थी।
अनाया सब कुछ इग्नोर कर बोली, वैसे काले बिलोटे तुम क्या फाइट करते हो? मैं तो फेन हो गई तुम्हारी। रुद्र बोला, मैंने सुना था तुम भी फाइट करती हो, पर तुम तो डरकर टास्क कर रही थी। डरपोक जंगली बिल्ली। अपने लिए डरपोक सुन अनाया बोली, ओए मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है, वो तो मैं अपना पहला दिन यादगार बनाना चाहती थी इसलिए, और फिर तुम्हारे चेहरे के वो एक्सप्रेशन बहुत फनी है, जो भी हो मुझे बड़ा मजा आया। अगर तुम बीच में फाइट ना करते तो शायद और मजे करते, वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, कमीना मेरे हाथों से पीटने से बच गया। हम मेरे गालों को हाथ कैसे लगाया उसने? उसकी बात सुन विक्रम जी बोले, उस लड़के ने तुम्हें हाथ लगा उसकी तो? तभी अनाया बोली, आप कुछ नहीं करेंगे, अरे कॉलेज में होता रहता है, आगे मैं संभाल लूंगी, वैसे भी इस बोरिंग कॉलेज में कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, सिर्फ लवर्स भरे हैं, कुछ एक्शन हंगामा भी होना चाहिए ना। उसकी बात सुन सब ना में सिर हिला देते हैं। अरे ताज जी बोले, ठीक हम कुछ नहीं करेंगे, पर कोई परेशानी हो तो अकेले मत निपटना, ये डेंजरस हो सकता है। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद विक्रम जी बोले, हम लोग घाट जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी घर? अनाया बोली, नहीं मैं शाम को आऊंगी, मैं अभी यही हूँ। उसकी बात पर सब हमें सिर हिला देते हैं। वही विक्रम जी खुश थे आज, क्योंकि ये पहली बार था जब अनाया उनसे शांति से बिना किसी गुस्से से बात कर रही थी। उसके बाद अनाया वो गुलदस्ता रुद्र के हाथ में पकड़ा कर बोली, फेंक मत देना इसे, ठीक है? उसके बाद वहां से 9-2-11 हो गई वो वहां से। रुद्र बस मन महसूस कर रह गया। सब कार में बैठे और वहां से निकल गए। कार में रुचि ने अपने पापा और छोटे पापा को वो वीडियो दिखाया जो उसने कॉलेज में शूट किया था। दोनों ही रुद्र के एक्सप्रेशन देख हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। वही रुद्र गुस्से से रुचि को घूर रहा था, जो अपनी बत्तीसी दिखा दिखा कर दोनों को कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सब बता रही थी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जब अनाया ने प्रपोज किया रुद्र को, उसके आगे का पूरा वीडियो कॉलेज फॉर्म पर डाल दिया किसी ने, जिसे देख वो लोग और हंसने लगे। ऋषित का डांस देखकर तो रुचि के आंख से आंसू आ गए हंसते हंसते। वो लोग घर पहुंच गए और रुचि ने तो वहां भी सबको सब कुछ बता दिया, जिस पर रुद्र और ज्यादा चिढ़ जाता है। रुद्र पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वो गुलदस्ता बेड पर फेंकता है और खुद बालकनी में चला जाता है, पर उसे बार बार अनाया की बातें उसके कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर रुद्र ने हेडफोन लगा फुल वॉल्यूम पर गाने चला दिए। वही इस सबसे दूर एक अंधेरी जगह जहां पर कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी, वहां पर बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे हटे कट्टे आदमी जो काफी चौकन्ना थे। वही अंदर का माहौल भी अलग था। अंदर की ओर भी लाइट्स नहीं थी, बहुत हल्की सुनहरी रोशनी थी, क्योंकि जीरो का बल्ब जल रहा था। वहां पर बड़ी टेबल थी जहां कुछ 10-12 लोग बैठे हुए थे और हेड चेयर पर एक आदमी था जो सिगार पीते हुए उन लोगों की बातें शांति से सुन रहा था। तभी एक आदमी जो उस आदमी से 2 चेयर साइड में बैठा हुआ था, वो बोला, आर के एक बुरी खबर है। उस आदमी जो आग था उसने उसे बोलने का इशारा किया और इम्तियाज से सिगार पीता रहा। वो आदमी डरते हुए बोला, वो फाइल उसमें कुछ नहीं था, सबूत हमारे हाथ नहीं लगे। उसकी बात सुन आक एक झटके से सिगार नीचे फेंक उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी बहुत डर गया था। वो आगे बोला, वो लोग चालाक निकले, हमारे फाइल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने फाइल कहीं छिपा दी, अब हमें वो नहीं मिल रही। आक चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब है नहीं मिल रही फाइल? तुम्हें पता है ना वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अगर वो फाइल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि किन किन लोगों के बारे में उन लोगों पता चल गया है। अगर वो फाइल नहीं मिली तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने साल से जो हमने ये एम्पायर खड़ा किया था वो एक झटके में गिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरी लाइन बोलते बोलते वो एकदम से चीख उठा। वो एक साये को लग रहा था उसके ऐसे चीखने चिल्लाने से सब डर जाते हैं और एक कोने खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शांत होता है। अपने असिस्टेंट जो उसके पीछे खड़ा था वो उससे बोला, पता लगाओ क्या चल रहा है बाहर, थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ करते दिखे गोली मार दो। कोई भी मेरे और मेरे सपने के बीच नहीं आना चाहिए। आने वाले महीनों में सिर्फ आग का बोलबाला होगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया मेरे पैरों को नीचे होगी और मैं उन पर राज करूंगा। हा 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 हा। वही उसे ऐसे हंसते देख उसके ही एक आदमी ने अपने पास खड़े एक आदमी को धीरे से कहा, लगाता है आग पागल हो गए हैं और इनका पागलपन दिन पर दिन बढ़ रहा है। कौन है जिसने इस सायकों के पागलपन को जगा रहा है? उसे अपने लिए मौत का कुआं खोदा है इस बार, क्यों अब ये पागल आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वही वो आदमी बोला, अभी के लिए तू चुप हो जा, क्योंकि अगर आग ने सुन लिया तेरी बातों को यही खड़े खड़े हम दोनों को ही गोली मार देगा। उसकी बात सुन वो आदमी डर के मारे चुप हो जाता है। वही आग अपने मन में सोचता है,
तुम लोगों ने इस बार गलत जगह पंगा ले लिया है, क्योंकि तुम लोगों पता नहीं है आग चीज क्या है। जब तक मैं शांत रहा तो सब के पर निकल आए, मेरी दहशत को भूल गए। लगाता है एक बार, बस एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए, जो मैंने सोचा है वो हो जाए बस। उसके बाद मैं इन लोगों को ना जीने दूंगा और ना मरने। हम वही मुंबई शहर से दूर एक छोटे शहर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी जिसकी हालत बिगड़ी हुई थी, आंखें लाल थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, हालत बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि काफी वक्त से उसने ना ढंग से खाना खाया है ना नींद ली है। वो आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था, सब धोखेबाज है, सब अमीरों के तलवे चाटते हैं, सब पैसों के लिए रिश्ते बनाते हैं, कोई सगा नहीं है, ये सरकारी नौकर भी पब्लिक के नहीं है, बस अमीरों के गुलाम है। तभी वहां एक हवलदार आया और उस आदमी को देख बोला, बेटा जाओ यहाँ से, क्यों यहाँ आके खुद को टॉर्चर करवाते हो? जाने वाले चले गए, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उनके पीछे? वो आदमी गुस्से में बोला, काका आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो मेरी जिंदगी थी, अब वो लोग ही नहीं है तो कैसी जिंदगी? मेरी बीवी और बेटी ही मेरी जिंदगी थी और उस आंकने ने उन्हें ही मार दिया, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सबके सब बिके हुए हैं। देख लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, उन धोखेबाज लोगों को भी नहीं जो सबूत लेकर गायब हो गए। उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे और मेरे जैसे बाकी लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, पर क्या किया उन लोगों ने? वो लोग भी पैसों को गुलाम निकले, साले हरामी लोग। वो चीख उठा, उसकी चीख में उसका दर्द और उसकी बेबसी दोनों ही नजर आ रही थी। हवलदार काका की आंखों में आंसू आ गए, उसका डांट देख वो बोले, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर न्याय देगा, वो हर बुरे लोगों के लिए काल लेकर आता है। उनकी बात सुन वो आदमी हंसते हुए बोला, हाँ 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 काका, आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हैं। काका ये कलयुग है, यहाँ पर शैतान राज करते हैं और अच्छे लोगों का काल आता है। जैसे मेरी पत्नी और बेटी, क्या गलती थी उनकी? उन लोगों बिल्कुल नहीं बख्शा, अरे एक आखिरी बार मुझे देखने भी नहीं दिया, उनकी बॉडी को पता नहीं क्या किया उन लोगों ने। वो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर एक हवलदार से बात कर रहा था, उसकी तकलीफ और दर्द देख काका की आंख से भी आंसू निकल गए। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। काका बोले, भगवान इतना बुरा मत कर कि लोगों का तुझ पर से विश्वास उठ जाए। वहीं दूसरी ओर मुंबई में रायजादा मेंशन, शाम हो चली थी, अब जाके अनाया आई थी अपनी मस्ती में गुम, बाइक की चाबी को अपने हाथ में घुमाते हुए। वो अपनी मस्ती में आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर वही गार्डन में सोफे पर बैठे रुद्र पर गई, जो कानों पर हेडफोन लगाए लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसे देख अनाया को कुछ शरारत सूझती है, वो रुद्र के पीछे जाके वहां से उसने एक घास तोड़ ली थी, वो उसके गर्दन पर फिरोने लगती है। रुद्र काम में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे अनाया उसके साथ शरारत कर रही है। वो घास के टुकड़े को रुद्र की गर्दन पर फिसलने लगती है। रुद्र को अपनी गर्दन पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ तो वो अपनी गर्दन झटकने लगा, पर बार बार ऐसा होने पर वो अपना हाथ मारने लगा, पर उसका ध्यान काम से नहीं हटा और ना उसने पीछे मुड़कर देखा। वही अनाया बारी बारी से दोनों साइड घास फिरोने लगी। अब रुद्र का ध्यान हटने लगा, उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख दिए तो उसका हाथ अनाया के हाथ से लग गया। अनाया ने हाथ तो हटा दिया, पर रुद्र को एहसास हो गया कि पीछे कोई खड़ा है। वो जल्दी से पीछे घुमा तो अनाया हंसते हुए उसे देख रही थी। वो बोला, यू जंगली बिल्ली, चैन नहीं है क्या तुम्हें? अनाया उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगी। उसकी इस बचकानी हरकत पर रुद्र का हंसने का मन किया, पर फिर लैपटॉप और हेडफोन निकाल वो उसे पकड़ने भागा। अनाया भी उसे अपनी ओर आते देख भागने लगी। रुद्र उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। वो दोनों हंसते खिलखिलाते हुए भाग रहे थे। उनके खिलखिलाने की आवाज बाहर की ओर आ रहे विक्रम जी और केशव जी के साथ बच्चे भी थे। वही ओबरॉय मेंशन से भी राम जी और अरिताज जी के साथ बच्चे थे। उनके कानों में पड़ी, वो लोग उन्हें देखने लगे। उनकी मस्ती देख वो लोग भी हंसने लगे। तभी अनाया भागती हुए मिहिर के पीछे छुपकर बोले, देखो भाई, ये मुझे परेशान कर रहा है। अनाया की बात सुन रुद्र उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मैं परेशान कर रहा हूँ जंगली बिल्ली, अब झूठी भी हो गई। अनाया दूसरी ओर भाग गई। रुद्र बोला, रुको तुम, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको तुम पर। अनाया फर से दूसरी ओर जा रही थी। अब वो लोग बाकी सबके आसपास घूम रहे थे और बाकी सब हंस रहे थे। तभी रुद्र ने अचानक से अनाया का हाथ पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी, अब फंसी है बिल्ली जाल में। वही अनाया अपना कसमासा कर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो हाथ छोड़ दो वरना। रुद्र बोला, वरना क्या? हाँ वरना क्या करोगी तुम? अनाया बोली, वरना मैं ये करूंगी। ये बोल उसने रुद्र के हाथ पर जोर से काट लिया। रुद्र ने चीखते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अनाया अंदर की ओर भाग गई। वही रुद्र रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, देखो आप सबकी पैती, अनु ने क्या हाल किया मेरे हाथ का। ये जंगली बिल्ली सिर्फ पंजा नहीं मारती, काटती भी है। उसके बाद वो पैर पटकते हुए अपने काम पर लग जाता है। बाकी सब भी उसके आसपास आके बैठ जाते हैं। रात के समय रयजादा मिशन में सब खाने के लिए बैठ चुके थे।
अनाया कुछ सोचते हुए खा रही थी, पर वो खाना कम खा रही थी और चम्मच ज्यादा पटक रही थी। ये बात रागिनी जी नोटिस कर रही थी। जब काफी देर तक ये चलता रहा तो वो बोली, क्या सोच रही हो? अनाया का ध्यान अभी भी उनकी ओर नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, पर बाकी सबका ध्यान उस पर आ गया था। उसे यूं खोया हुआ देखकर उसके पास बैठा रेयांश उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम कहीं खोई हुई हो? अनाया उसके हिलाने पर एकदम से होश में आई। वो बोली, हनन क्या हुआ है? राधिका बोली, वही तो कहती है मम्मा, कुछ कहती है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, क्या हुआ है? अनाया ने उसकी बात सुनी और रागिनी जी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वो बोली, कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। रागिनी जी बोली, तुम खाना नहीं कह रही, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो, कुछ हुआ है क्या, परेशान लग रही हो? अनाया कुछ सोच बोली, मुझे कुछ पूछना था आपसे। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले गायत्री दादी बोली, अभी नहीं, पहले खाना इसे खायम करो, बाद में बातें। रागिनी जी भी बोली, हाँ पहले खाना खा लो, बाद में पूछ लेना, जो पूछना है। उसकी बात सुन अनाया हाँ में सिर हिलाती है और अपना ध्यान खाने में लगा देती है। खाना खाने के बाद सब यही बैठे थे। अनाया बार बार रागिनी जी को देख रही थी। जी हे, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, वो वहां पर बात कर रही थी। राधिका नोटिस करती है कि अनाया बार बार रागिनी जी को देख रही थी, तो वो उसके हाथ पर अपना हाथ रख पूछती है, क्या हुआ है? अनाया बोली, नहीं कुछ पूछना था बस। राधिका बोली, क्या पूछना है, कब से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अनाया बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अनाया को तभी कुछ याद आया। वो अपने सामने के सोफे पर बैठे केशव जी से बोली, बड़ी, मैंने आपसे एक्सीडेंट के वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा था, क्या हुआ? केशव जी बोले, हाँ मिली तो, पर जब तक तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब तक ही है, उसके बाद का रिकवर ही नहीं हो पाया, पूरी फुटेज नहीं है। अनाया बोली, माय लैब किसी ने डिलीट कर दी है, और उस ट्रक का नंबर। विक्रम जी बोले, उस आदमी के बारे में पता चला था, पर जब तक हम पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। वो शराब के ठेके से बाहर निकल रहा था शराब पीकर, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट करने वाले की कोई गलती नहीं थी, वही बीच रास्ते में था। जिन्होंने ये अपनी आंखों से देखा उन सब ने यही कहा है। अनाया बोली, मतलब कोई सबूत नहीं बचे? विक्रम जी बोले, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो वरना दर्द शुरू हो जाएगा। उनकी बात सुन अनाया बस हम कहकर हाँ में सिर हिल दिया। तभी रागिनी जी वहां आ गई। वो बोली, क्या बात हो रही है? अनाया बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं एक्सीडेंट में जो भूल गई हूँ वो कब तक याद आएगा? टू बी कंटिन्यू। अनाया और बाकी सब बात कर रहे थे कि वहां रागिनी जी आके बोली, क्या बातें चल रही है भाई? अनाया उन्हें देख बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना था। रागिनी जी वही विक्रम जी के पास बैठते हुए बोली, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अनाया बोली, अपने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी ना? रागिनी जी बोली, तुम्हारे एक्सीडेंट की? अनाया बोली, हाँ एक्सीडेंट की। रागिनी जी बोली, हाँ देखी थी, क्या हुआ है? अनाया उनसे कहती है, तो आप मुझे बता सकती है कि कब तक मुझे याद आएगा जो मैं भूल चुकी हूँ? रागिनी जी बोली, इसके लिए हमें एक बार फिर तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा कि पिछले 1 महीने से तुम जो दवाइयाँ ले रही हो उससे तुम्हें कितना फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अनाया बोली, ठीक है, वैसे भी कल 1 महीना पूरा हो जाएगा तो कल मैं चली जाऊंगी। रागिनी जी बोली, नहीं तुम अकेली मत जाना, मैं भी चलूंगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारा केस हैंडल करूंगी। अनाया ने उनकी ओर देखा। रागिनी जी और बाकी सबको लगा कि वो मना कर देगी, पर उससे उलट अनाया बोली, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया की बात सुन सब राहत की सांस लेते हैं। विक्रम जी बोले, ठीक है, फिर मैं भी चलूंगा साथ में। पर इस बार अनाया बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए सबको अपने काम रोकने की जरूरत नहीं है। विक्रम जी को उसकी बात बुरी लगती है और इस बार वो अपने ईगो को साइड रख हार ना मानते हुए बोले, अपनी मोम की बात तो तुम एक ही बार में मान ले रही हो, मेरी बात मानने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं चल रहा हूँ, मतलब चल रहा हूँ। उन्होंने इतना बोल सबकी तरफ देखा तो सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वो बोले, क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, पहली बार दुख है क्या मुझे? उनकी बात सुन रुचि बोली, पापा ये पहली बार है जब आप जिद कर रहे हैं और सामने वाला नहीं मान रहा, इसलिए सब आपको देख रहे हैं। रोहन बोला, हाँ चाचू, यहाँ आज उल्टी गंगा भर रही है इसलिए देख रहे हैं। वही उनकी बातें सुन सब हंसने लगते हैं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़, एक विक्रम जी जो बुरा सा मुंह बनाकर सबको घूर रहे थे और एक अनाया जो अनोइंग सा फेस बनाकर सबको देख रही थी। विक्रम जी बोले, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तुम लोग ही कहते हो ना कि कभी कभी जिद कर लेनी चाहिए, तो इसलिए कर रहा हूँ, अब इसे कहो माने। राधिका बोली, पापा अब कब से सबकी बातें सुनने लगे, आप तो वही करते थे जो आप करना चाहते थे।
रेयांश बोला, हाँ एक बार पता है मुझे बुखार हो गया था और रूम में मैंने आपको आने से मना किया था क्योंकि आप इंजेक्शन लगवा रहे थे और मैं बहुत रोया था पर फिर भी आप आए। मैं कितना रोया और दादी ने कितना डांटा था आपको। विक्रम जी उसकी बात सुन सकपका गए, फिर गला खनखारते हुए बोले, हाँ तो मैं यही कह रहा था, कल मैं आ रहा हूँ, बस बात खत्म और बहस नहीं, और तुम्हें मेरे साथ है चलना पड़ेगा। अनाया खड़ी हुई और बोली, ओके जैसी आपकी मर्जी, साथ चलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल अपने कमरे में चली गई। वही बाकी सब उसे मुंह खोले देख रहे थे जब तक वो चली ना गई। फिर एकदम से विक्रम जी बोले, देखा देखा आपने इसको, मतलब कब से मानने की कोशिश कर रहा, यहाँ तब नहीं मानी, पहले ही मान जाती। राहुल बोला, पर चाचू आपने उसे मनाया ही कब, आप तो सिर्फ ऑर्डर कर रहे थे। विक्रम जी बोले, सब एक जैसे है। ये बोल वो अपने कमरे में चले गए और बाकी सब हंसने लगे। दूसरे दिन सुबह सब नाश्ता करने बैठ गए थे। अभी तक अनाया नहीं आई थी। पूजा के बाद वो सीधे वापस अपने कमरे में गई थी। विक्रम जी बोले, मैं बुला कर लाता हूँ। ये बोल वो अनाया के कमरे की ओर चले गए। वो दरवाजे के पास पहुंचे। वो दरवाजा खोल ही रहे थे कि उन्हें वही कमरे के पास वाली गैलरी से अनाया की आवाज सुनाई दी, जो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। विक्रम जी उस ओर जाते पर उसकी बात सुन वो वही रुक जाते हैं। दरअसल अनाया मयंक से बात कर रही थी। सामने से मयंक ने कुछ कहा तो अनाया बोली, नहीं अभी तक कुछ समझ नहीं आया मुझे और कुछ याद भी नहीं आ रहा और वो सपने में रिलेट भी नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। एक एक्सीडेंट में मैं सिर्फ कुछ हिस्सा भूली, पर ऐसा नहीं है, मैं वो हिस्सा भी भूल गई जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ हुआ था उस दिन यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मयंक बोला, तू ज्यादा जोर ना दे, याद आ जाएगा, आज हॉस्पिटल जा रहे हैं ना बस। अनाया बोली, हम तूने दिल्ली में पूछताछ की, कहाँ गई थी, और वो आदमी जो मुझे आखिरी बार मिला था वहां और पता चला। मयंक बोला, हाँ जो आदमी आखिरी बार मिला था तुझसे, उसके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो चुका है, अचानक सबको मारने के लिए दौड़ पड़ता है या चीखने चिल्लाने लगता है। आसपास वाले कह रहे हैं उसे अपनी पत्नी और बच्ची के खोने का सदमा लगा है। अनाया बोली, और आगे कुछ, शायद हम वहां से शुरू करें सब कुछ जहां से मैंने पहले शुरू किया था। मयंक बोला, तूने आरआर हॉस्पिटल से शुरू किया था पर तूने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। तूने कहा था कि एक सब कुछ सामने आ जाए उसके बाद तू हमें बताएगी। उसके बाद जब तेरा एक्सीडेंट हुआ उससे जस्ट आधे घंटे पहले तेरा फोन आया था और तू हमें मुंबई बुला रही थी और तुझे किसी के खिलाफ सबूत मिले थे, पर क्या था कहा गया कुछ नहीं पता। अनाया बोलू, साला ये जिंदगी भी ना कितनी उलझी हुई है, तू छोड़ ये सब, ये बाद में देखेंगे, अभी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म हो रहा है, जितना इस बारे में सोच रही हूँ उतना गुस्सा बढ़। ये बोलते बोलते वो पीछे घूमी तो उससे विक्रम जी दिखे जो उसे ही देख रहे थे। उसने मयंक से कहा, मैं बाद में बात करती हूँ, ये बोल उसने फोन काट दिया। वही मयंक उसके इस तरह से फोन काटने पर बहुत ही कंफ्यूज था। वो बोला, इससे क्या हुआ। इधर अनाया विक्रम जी को देख बोली, आप मेरी बातें सुन रहे थे, आपको पता नहीं कि ऐसे किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स है। अनाया की बात सुन विक्रम जी बोले, अरे मैं कहाँ दूसरों की बात सुन रहा हूँ, अपनी बेटी की ही बातें सुन रहा हूँ और अपने बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानना चाहिए ना, कभी भी बच्चों को जरूरत पड़ सकती हूँ मैं। टू बी कंटिन्यू। अनाया जब मयंक से बात कर रही थी तभी वो अचानक पीछे घूमती है तो देखती है कि विक्रम जी वही खड़े हैं। उसे पता चल गया कि वो उसकी बातें सुन चुके हैं, पर कितनी ये बात उसे नहीं पता था। विक्रम जी ने जब उसकी बात सुनते हैं तो वो बोले, उनका हक है कि उनके बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में तो वो तुरंत तैयार रहे उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं करूँगा मदद तो कौन करेगा। उनकी बात सुन अनाया एक पल के लिए उन्हें देखती है। उसे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने उसे भी अपने बच्चों में गए कंसिडर किया, पर दूसरे ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल। अनाया ने प्लेफुल स्माइल के साथ उन पर तंज कसते हुए बोली, ओह रियली, मैं और आपकी बेटी हन्नन, व्हाट अ जोक। विक्रम जी को उसका तंज महसूस हुआ, पर उन्हें नहीं पता था कि अनाया को क्या हुआ। कल तक तो वो ढंग से बात कर रही थी, तो आज ऐसा क्या हो गया है उससे। वो बोले, अनु क्या। अभी वो बोल ही रहे थे कि अनाया उनकी बात बीच में काटते हुए, ठीक है बोली, इट्स अनाया नोट अनु। अनु सिर्फ मेरे आपने कहते हैं। विक्रम जी बोले, तुम्हें हो क्या गया है, कल तक तो ठीक थी तुम, अब क्या हुआ है। सबसे ठीक से बात कर रही थी, मुझसे ठीक से बात कर रही थी। अनाया को पता नहीं पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से हो गई, चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैं पागल हो गई थी तब, अब मैं ठीक। उसके चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ गई थी। सब नीचे बैठे थे वो लग हैरान हो गए कि अचानक से अनाया चिल्लाने क्यों लगी, ऐसा भी क्या हो गया। फिर अचानक ध्यान आया कि ऊपर तो विक्रम जी उससे बुलाने गए थे कि उनके साथ, तो ये बात उनके जहन में आते ही सब खड़े होकर ऊपर की ओर जाने लगे। वही दरवाजे से अंदर आ रहे आर्यन और रुद्र ने भी उन्हें ऊपर जाते देखा तो वो भी उनके पीछे चले गए।
ऊपर जाके उन्होंने देखा तो विक्रम जी और अनाया आमने सामने खड़े थे और जहां अनाया गुस्से में थी तो विक्रम जी हैरान। विक्रम जी बोले, क्या कहा तुमने? अनाया बोली, वही जो आपने सुना, मैं पागल हो गई थी जो यहाँ आई, जो यहाँ रुकी, मैं पूरी पागल हो गई थी जो आप लोगों को में हो अपने। रागिनी जी उसकी बात सुन बोली, अनाया क्या बोल रही हो होश? अनाया बोली, आइए आप ही की कमी थी, मैं कैसे भूल गई, आप तो अपने परिवार हो। सॉरी, परिवार नहीं, आप अपने पति और आती अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती जिसमें मैं कहीं नहीं। रागिनी जी हैरान होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अनाया बोली, एकदम सही बात बोल रही हूँ मैं, अरे मेरा दिमाग खराब था जो मैं यहाँ आई जहाँ मेरे बारे में कोई नहीं सोचता तक ना आए। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो भी आप लोगों की आंखों में दो आंसू पार कर रही हूँ। इस बार कृष्णकांत दादाजी गुस्से से बोले, बस अनु अब तुम हद। अनाया उनकी बात सुन बोली, मैं हद पार कर रही हूँ, ठीक है, कर ही कर देती हूँ, है ना? रही हूँ, अगर मैं हद पार कर रही हूँ यो आधी अधूरी क्यों करूँ पूरी? रुचि बोली, अनाया शांति से बात करते हैं, ठीक है? अनाया बोली, मुझे बातें नहीं करनी है, समझ नहीं आता, आप लोगों को अकेला छोड़ दो मुझे बस। कश्मीरा जी बोली, ठीक है तुम जैसा समझो पर अभी शांत रहो। अनाया बोली, राइट, मुझे जैसा समझ आए तो ठीक, बस कुछ और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बोल वो फट से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और पीछे छोड़ गई एकदम घोर सन्नाटा। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो गया है अनाया को, ना फिर ऐसा क्या हो गया। राधिका सबसे पहले बोली, पापा आप तो अनु को बुलाने गए थे। विक्रम जी बोले, जब मैं यहाँ आया तो वो किसी से बात कर रही थी और बहुत परेशान थी और शायद उसकी तबीयत भी ठीक भड़क गई नहीं थी, तो बस मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ तो वो इस बात पर जाएगी। रेहा बोली, तो क्या सच में अनाया कुछ दिनों में यहाँ से चली? उसके सवाल पर सब चुप्पी साध लेते हैं, किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। तभी गायत्री दादी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार वो कहीं नहीं जाएगी। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, सबको ये पता था, पर अभी सबने ये पूछना सही नहीं समझा। वही रुद्र ये सब होते हुए शांति से देख रहा था। उसे आज अनाया का बिहेवियर कुछ तो वियर्ड लगा, जैसे उसे गुस्सा नहीं घबराहट खोला हो रही हो या डर में हो, पर अभी उसने भी अपना मुंह नहीं। वही रागिनी जी को पता नहीं क्या हुआ, वो अनाया के कमरे का दरवाजा तुम सुन रही हो, दरवाजा खटखटाने लगी। वो बोलू, अनु दरवाजा खोलो खोलो। अनाया अंदर गुस्से से यहाँ से वहां चक्कर मार रही थी। रागिनी जी की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, मानो उस पर कोई असर नहीं हुआ हो, पर उसे क्या पता था रागिनी जी नहीं मानेगी जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगी। लगभग 10 मिनट हो गए थे, रागिनी जी लगातार दरवाजा खटखाए जा रही थी। बाहर से भी सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो किसी की नहीं सुनती। अंत में अनाया ने चिढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो रागिनी जी को देखकर बोली, अब क्या रह गया है? रागिनी जी ने उसे देखा और कहा, क्या तुमने अपनी दवाई ली रही थी? अनाया बोली, आप ये पूछने के लिए कब से दरवाजा खटखटा? रागिनी जी बोली, हाँ, और चल कर नाश्ता करो। उसके बाद सबका भी यही हाल था, हॉस्पिटल जा रहे हैं। अनाया हैरानी से उन्हें देख रही थी। बाकी टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.